फिर बताइए, अभी हाल ही में मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा असम। असम के जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने असम मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 के माध्यम से राज्य में मवेशियों की रक्षा के लिए प्रस्तावित कानून पेश किया है। और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी इसी तरह का कानून है। तो ये बिल मवेशियों के वध करने, उनके अवैध परिवहन को रोककर उनकी रक्षा करने का प्रयास करता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी किस राज्य ने पशुपालकों, डेयरी किसानों की मदद के लिए वॉर रूम शुरू किया था? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। चलो फिर बताओ, पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल ये कहां पे खोला गया? असम में ही। चलो फिर बताओ, अभी किस राज्य ने भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। और अगर आपसे पूछा जाए, देश का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम कहां पे स्थापित किया गया? कर्नाटक में। और भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहां पे बनेगा? गांधीनगर, गुजरात में। अभी उत्तराखंड से आपको याद होगा, उत्तराखंड के देहरादून में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन विकसित किया गया है। उत्तराखंड से और पॉइंट बताऊं क्या आपको? तो याद रखना, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में ही भारत का पहला कवक यानी कि लाइकिन पार्क खोला गया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में देश का पहला मॉस गार्डन खोला गया है। और उत्तराखंड में ही भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खुला है। और भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहां पे खुला है? चंडीगढ़ में। चलो एक सिंपल सा प्रश्न और पूछते हैं आपसे, बताओ अभी किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन किया गया था? तो केरल में। और अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी भारत का पहला स्किल यूनिवर्सिटी, कौशल विश्वविद्यालय कहां पे खुला है? तो याद रखना, असम में आएगा। फिर बताइए, अभी किस राज्य में रेलवे ट्रैक के ऊपर देश का पहला 5 स्टार होटल खोला गया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो गुजरात के गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन, जो कि भारतीय रेलवे के पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो अभी उसके ऊपर 5 स्टार होटल बना है। और देश में इस तरह का ये पहला प्रोजेक्ट है, जिसमें नीचे से तो रेलगाड़ियां निकलेंगी और ऊपर होटल में आप सो रहे होंगे। और अभी इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस होटल में आपको 318 कमरे मिलेंगे। और इसको कितनी लागत से बनाया गया है? तो 790 करोड़ रुपए की लागत से। अच्छा, ऐसे ही कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूं, बताओ दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कहां पे बन रहा है? ये कर्नाटक के हुगली रेलवे स्टेशन पे बन रहा है, जिसकी लंबाई होगी लगभग 1550 मीटर। अभी वैसे हुगली रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया गया। चलिए आप ही बताइए, नाम बदल के क्या कर दिया गया? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि देश का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे ओवर ब्रिज कहां पे बन रहा है, तो याद रखना, पश्चिम बंगाल में। अरे नए रेल मंत्री बन चुके हैं, क्या नाम है उनका? कैसे याद किया था? चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, रेल से बुलाया है। कौन सी माता ने? वैष्णव माता ने। तो रेल मंत्री हैं हमारे अश्विनी वैष्णव। और हाँ देखो, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो अभी जो नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बने थे, अभी 8 राज्यों के नए गवर्नर बने थे, उन पे हमने एक ट्रिकी वीडियो बनाया। अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और इनके क्विज सॉल्व करने के लिए आपको क्विज भी बना के दे दी गई है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फिर अगला प्रश्न आप मुझे बताइए, भारत में अभी टोटल कितने रेलवे जोन है? 18 हैं। 18वां बना था साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? विशाखापट्टनम में। और अगर पूछा जाए, पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ये चली थी मुंबई और विशाखापट्टनम के बीच में। पहली किसान रेल ये महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच में चली। अच्छा, रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ कौन थे? विनोद कुमार यादव थे। अभी नए बन गए। कौन? सुनीत शर्मा। और रेलवे बोर्ड का गठन किस आयोग की सिफारिश पे होता है, ऐसा पूछा जाएगा तो रॉबर्टसन आयोग। और अभी 12,000 हॉर्स पावर का रेलवे इंजन भी बनाया गया। कहां पे? मधेपुरा रेल कोच फैक्ट्री, बिहार में। किसकी मदद से? फ्रांस की मदद से। फ्रांस की एक कंपनी है अल्टसॉम, उसकी मदद से बनाया। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो हाइड्रोजन गैस से चलने वाली जो बसें हो गई, मतलब हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग करके परिवहन सेवा को शुरू किया गया है अभी लद्दाख में। और इस तरह से लद्दाख हाइड्रोजन बेस्ड हरित परिवहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला प्रदेश। और लद्दाख में भी कहां पे? लेह में ये शुरू हुआ। तो लेह पहला शहर बन गया है इस तरह की सुविधा, इस तरह की सेवा शुरू करने वाला। और इसका उद्देश्य क्या है? लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल देश बनाना, प्रदूषण मुक्त बनाना ही इसका उद्देश्य है। और इसे किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा स्थापित किया जाएगा। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसके अध्यक्ष कौन है? श्री गुरदीप सिंह है। अच्छा, एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है, ये आपको याद रखना है। और लद्दाख की बात है तो
लद्दाख यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब मिला इसे? 31 अक्टूबर 2019 को। इसमें आपको 2 जिले मिलेंगे, लेह और कारगिल। और भारत में टोटल रामसर साइट कितनी है? 42 है। और 42वीं यहीं पे बनी थी, कौन सी? तसूकर झील, जो कि लद्दाख में है। और भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर जो नेशनल पार्क है वो है हेमिस नेशनल पार्क, ये भी आपको मिलेगा लद्दाख में। और कश्मीर के श्रीनगर को लद्दाख के लेह से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसे क्या कहते हैं? जोजिला दर्रा कहते हैं। अच्छा देखो, यहां से लिंक करके आप क्या याद रख सकते हो? आप याद रख सकते हो अभी भारत का पहला एलपीजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहां पे किया गया था? ये किया था नितिन गडकरी ने। कहां पे? जो कि उनका निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर में। एलपीजी ये किसका मिश्रण हो गया? प्रोपेन का और ब्यूटेन का। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में आता है, जो एलपीजी में जो गैस लीक होती है, जो बदबू आती है ना, आपको गंध आती है, वो किसके कारण आती है? इथाइल मरकैप्टन के कारण आती है। और पूछा जाए 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो हिमाचल प्रदेश। अच्छा, सीएनजी में क्या होता है? मीथेन होती है, CH4, जिसे आप मार्स गैस भी कहते हो। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में 100% कोविड वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा इसका भी लद्दाख। तो अभी लद्दाख पहला यूनियन टेरिटरी बन गया जहां पे सभी लोगों को पहली डोज लग गई है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला पहला गांव कौन सा बना था, तो जम्मू कश्मीर का है ये वेयान गांव। और पूछा जाए कि कोरोना से मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? अंडमान निकोबार। अभी रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना? गोवा बना है। और लद्दाख की बात हुई है, लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधाकृष्ण माथुर हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी किस यूनियन टेरिटरी ने दरबार मूव प्रथा को खत्म कर दिया, तो क्या आंसर होगा इसका? जम्मू कश्मीर ने या लद्दाख ने? किसने करा, बताओ। अच्छा बताइए, एनटीपीसी कहां पे भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण करेगा? तो आंसर होगा कच्छ, गुजरात में। तो भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है ये एनटीपीसी, जो अभी गुजरात के खवाड़ा में कच्छ क्षेत्र के रण में देश का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क यानी कि सोलर पार्क का निर्माण करेगा, जिसकी कैपेसिटी होगी 4.75 गीगावाट। मेगावाट में बोलेंगे तो 4750 मेगावाट। और वैसे एनटीपीसी का लक्ष्य क्या है? 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का निर्माण करना। अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, कुछ भी बोल दीजिए। एनटीपीसी मतलब हो गया नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना होती है 1975 में। और गुरदीप सिंह इसके अध्यक्ष हैं। मैंने बताया ये एक महारत्न कंपनी है। चलो आप तो कमेंट बॉक्स में ये बताओ, भारत में अभी टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? बता चुका हूं मैं आपको कई बार। अभी आपको याद होगा, एनटीपीसी ने ही देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया। कहां पे? लद्दाख के लेह में। और आपको याद होगा 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट, कितनी कैपेसिटी थी? 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था। कहां पे? मध्य प्रदेश में। और भारत का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहां पे बना है? दुर्गापुरा में, जो कि है पश्चिम बंगाल में। और अगर पूछूं मैं आपसे कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ये कौन सी है? गुजरात की केवड़िया सिटी। और अभी दुनिया की पहली ऑटोमेटिक कार को अनुमति देने वाला देश कौन सा बना था? यूके बना था। फिर बताइए, हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने इजराइल के तेल अवीव में अपना पहला दूतावास खोल दिया। आपको बता दूं कि खाड़ी के किसी भी देश का इजराइल में कोई भी दूतावास नहीं था। तो अब यूनाइटेड अरब अमीरात पहला खाड़ी देश बन गया इजराइल में दूतावास खोलने वाला। अच्छा, इजराइल की एक सड़क है जिसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा गया है, टैगोर स्ट्रीट। बात यूनाइटेड अरब अमीरात की है तो उसकी कैपिटल अबू धाबी है। यहीं पे आपको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी दिरहम है। प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नयान। और यूनाइटेड अरब अमीरात में ही अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर भी शुरू हुआ है, जिसको कहते हैं बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो 13वां एडिशन था पिछले साल आईपीएल का, वो यहीं हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में। और इस साल का 14वां एडिशन है आईपीएल का, जो कि भारत में हो रहा था, लेकिन अब उसके आधे मैच यूनाइटेड अरब अमीरात में कराए जाएंगे। और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 ये यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में होगा, पहले ये भारत में होने वाला था। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप, HOPE, होप। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया? तो आंसर होगा हरियाणा में। तो देश का पहला ग्रेन एटीएम ये गुरुग्राम हरियाणा में लगाया गया है।
अभी इसे पायलट बेसिस पे लगाया गया। तो क्या है ये? तो जिस तरह से आप एटीएम से पैसे निकालते हो, अब इसी तरह से इस ग्रेन एटीएम से आपको अनाज मिलेगा। इस ग्रेन एटीएम में आप देखो एक टच स्क्रीन लगी होगी जहां पे आपको अपना राशन कार्ड का नंबर डालना होगा। फिर जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित अनाज है वो मशीन के नीचे लगाए गए बैग में भर जाएगा और उससे आपको अनाज मिल जाएगा। ये जो मशीन है ये 70 किलोग्राम तक अनाज 5 से 7 मिनट में निकाल सकती है। अच्छा, हरियाणा से आपको याद होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल ये कहां पे शुरू की गई थी? हरियाणा के करनाल में। लेकिन याद रखना, अगर प्रश्न आ जाए कि लैब ऑन व्हील्स ये कहां पे शुरू की गई थी, तो लैब ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई थी दिल्ली में। और आप जानते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण इस साल नवंबर 2021 में होना था हरियाणा के पंचकुला में, लेकिन अब ये फरवरी 2022 में होगा। और इसका मैस्कॉट क्या है? शुभंकर धाकड़। और एटीएम से आप क्या याद रख सकते हो? अगर एग्जाम में पूछा जाए भारत का पहला हेल्थ एटीएम ये कहां पे लगाया गया था? लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन पे। और अभी कर्नाटक में भी पहला राइस एटीएम शुरू हुआ था। और गुरुग्राम में आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, तो इसको तो याद ही रखना आप। और अगर आपसे पूछें कि राफेल विमान भारत की वायुसेना में कहां से शामिल हुआ था? अंबाला एयरबेस हरियाणा। और इस राफेल को किस कंपनी ने बनाया? फ्रांस की कंपनी है डेसॉल्ट कंपनी, उसी ने। तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ के गवर्नर जो अभी चेंज हो गए, पहले देखो हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर थे बंडारू दत्तात्रेय, वो अब बन गए हैं हरियाणा के। हरियाणा के अभी तक कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य, वो अब त्रिपुरा चले गए। और त्रिपुरा के थे रमेश बेस, वो झारखंड चले गए। तो बताइए, हाल ही में देश में पहली बार किस राज्य में मोंग फ्रूट की खेती शुरू की गई थी? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए मोंग फ्रूट की खेती शुरू की गई। मोंग फ्रूट ये अपने गुणों के लिए नॉन कैलोरिक और नेचुरल स्वीटनर है, शक्कर से ज्यादा मीठा होता है ये। मोंग फ्रूट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि सबसे पहले बौद्ध भिक्षुओं ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया था। अच्छा, यहीं से रिलेट करके क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, बताओ गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के क्या कर दिया? कमलम कर दिया। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि भारत में पहली बार हींग की खेती कहां पे शुरू की गई थी, तो याद रखना हिमाचल प्रदेश के लाहौल में। और अभी हिमाचल प्रदेश के बकलो में एक एक्सरसाइज हुआ था अमेरिका और भारत के बीच में, उसका नाम है वज्र प्रहार 2021। और ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश बना है। अगर पूछा जाए 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो भी आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। एलपीजी आ गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहां से एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं जो साइंस का प्रश्न एग्जाम में आता है। एक तो ये याद रखो, एलपीजी किसका मिश्रण है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। और प्रश्न ये आता है कि एलपीजी जो आपके घर में गैस होती है रसोई में, जब वो लीक होती है तो जो स्मेल आती है ना, वो किसके कारण आती है? उसमें के लिए क्या मिलाया जाता है उसके लिए? इथाइल मरकैप्टन, ये याद रखना। बाकी अगर आपसे पूछा जाए 100% हर घर जल वाला राज्य कौन सा बना, तो गोवा बना है। गोवा ही अभी रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य भी बना है देश का। बाकी तो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल आपको याद रखनी है। शिमला इसकी समर कैपिटल है, धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। गवर्नर नए बन गए अभी, कौन? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। पहले गवर्नर कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय, जो अब हरियाणा में चले गए हैं। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, भारत की पहली पॉड टैक्सी ये किन स्थानों के बीच में चलेगी? तो आंसर होगा नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी। तो देश की पहली पॉड टैक्सी ये चलेगी नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच में। ये 14 किलोमीटर की यात्रा को तय करेगी। ये एक ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी है। तो पॉड टैक्सियां ये पश्चिमी देशों में ट्रांसपोर्ट का एक लोकप्रिय साधन है। इसमें हर कार में 4 से 6 लोग आ जाते हैं। अच्छा, अभी आपको याद होगा भारत में पहली एयर टैक्सी शुरू हुई थी चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हिसार एयरपोर्ट तक। अच्छा, अगर पूछा जाए कि भारत की 100वीं किसान रेल कहां से कहां चली, तो महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक। और भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया? तो आंसर होगा सिंगापुर ने। तो अभी सिंगापुर ने विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्मों में से एक को शुरू कर दिया है। ये 45 फुटबॉल मैदानों के बराबर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये जो सोलर फार्म है ये सालाना लगभग 42 किलो टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। अच्छा, सिंगापुर की कैपिटल होती है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर डॉलर करेंसी है। प्रधानमंत्री हैं ली सीन लूंग। अभी आपको याद होगा जो एनटीपीसी है ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क का निर्माण करेगा। कहां पे? गुजरात के कच्छ में।
जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी 4750 मेगावाट। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट जिसकी कैपेसिटी थी 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया था? मध्य प्रदेश में। और भारत का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहां पे बना है? पश्चिम बंगाल के दुर्गापुरा में। अच्छा बताओ एक प्रश्न, भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनी है? केवड़िया गुजरात। और अभी कौन सा देश पहला देश बन गया दुनिया का ऑटोमेटिक कारों को अनुमति देने वाला? यूके। बताइए अभी हाल ही में किसने भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट जिसका नाम है कोवी होम उसको डेवलप किया है? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद ने। तो याद रखना पहले तो ये कोवी होम क्या है? कोविड-19 का एक परीक्षण किट है, टेस्टिंग किट है। इसमें 30 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा और एक टेस्ट की कीमत आएगी लगभग 300 रुपए। और मैं आपको याद दिला दूं, इसी तरह से पुणे में माई लैब ने घर पर ही कोरोना टेस्ट करने वाली एक किट बनाई थी और उसको क्या नाम दिया था? कोवी सेल्फ नाम दिया था। अभी डीआरडीओ ने 2DG नाम से एक दवा भी बनाई थी। 2DG मतलब हो गया 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ओरल, कोविड-19 के रोकथाम के लिए। बाकी आईआईटी मंडी इसके वैज्ञानिकों ने एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें किसान आलू के पत्तों की फोटो खींच करके उनको ये पता लग जाएगा कि जो उनके आलू की फसल है उसमें रोग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अभी आईआईटी रोपड़ ने ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नाम से एक डिटेक्टर बनाया था। अच्छा बताइए भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगी और ये इस प्रकार भारत की पहली हरित हाइड्रोजन यूनिट होगी। इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा यानी कि क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। और इसी तरह से आपको याद होगा ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया गया किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। कहां पे? लद्दाख में। और अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला एलपीजी सुविधा संयंत्र प्लांट कहां पे उद्घाटन हुआ था? अभी इसका नागपुर में, जिसका उद्घाटन किया था नितिन गडकरी ने। और 100% कोविड वैक्सीनेशन वाला देश का पहला यूनियन टेरिटरी अभी लद्दाख ही बना था। और 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना? जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद, तो ये ध्यान रखना। फिर बताइए हाल ही में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या इसे आप बैड बैंक बोल दीजिए, इसके पहले प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा पद्म कुमार माधवन नायर। अब ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या बैड बैंक ये है क्या? तो आपको याद होगा जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में इस बैड बैंक की घोषणा की थी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं यानी कि बैंकों ने अगर किसी को लोन दे दिया तो वो लोन परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब जिसने लोन दिया है ना तो वो मूलधन दे रहा है ना वो ब्याज दे रहा है, तो ऐसे लोन को कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इनकी रिकवरी करने के लिए इसको बनाया गया। मतलब आप लोकल भाषा में कह सकते हो समझने के लिए, ये मुन्ना भाई का काम करेगा, वसूली भाई का काम करेगा, फंसा हुआ लोन, अटका हुआ लोन निकालने का काम करेगा। और इसी के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं कौन? पद्म कुमार नायर। और इसी को बैड बैंक भी कहा जाता है क्योंकि ये जो बैड लोन हो गया उसे निकालने का काम करेगा। और अभी इसी के मैनेजिंग डायरेक्टर, पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए कौन? पद्म कुमार नायर। और याद रखना, आपको याद होगा वैसे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की समीक्षा के लिए जो समिति बनी थी उसका नाम था सुदर्शन सिंह समिति। अच्छा, सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने थे। सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और यशवर्धन सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने थे। ये नाम भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखना इनको। बताइए अभी यूनिसेफ की प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया, नाम क्या है उनका? हेनरिटा फोर। तो अभी यूनिसेफ की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी हेनरिटा एच4 है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने खराब स्वास्थ्य के चलते इस्तीफा दिया। ये 2018 में यूनिसेफ की प्रमुख बनी थी और यूनिसेफ की प्रमुख बनने वाली ये पहली महिला थी, याद होगा आपको। बाकी देखो, एंटोनियो गुटेरेस की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन के डायरेक्टर जनरल हैं ये। थॉमस बक आप जानते ही हो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड हैं। और डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। यूनिसेफ मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और हेड तो अभी तक थी हेनरिटा एच4 जो अब इस्तीफा दे चुकी हैं। बताइए अभी हाल ही में वियतनाम ने भारत में अपना पहला मानद महावाणिज्य दूत किस राज्य में नियुक्त किया? तो आंसर होगा कर्नाटक में।
तो अभी वियतनाम और कर्नाटक राज्य के बीच में व्यापार, निवेश, पर्यटन, शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु में मानद महावाणिज्य दूत, जिसे आप अंग्रेजी में बोलोगे हॉनरी काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया, नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया? NS श्रीनिवास मूर्ति को। और ये भारत में वियतनाम के पहले मानद महावाणिज्य दूत हैं। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। वियतनाम की कैपिटल हनोई है, करेंसी है वियतनामीज डोंग, और प्रधानमंत्री अभी नए बने थे जिनका नाम है फेम मिन चिन। अब ऐसे ही नाम है, क्या करें, फेम मिन चिन। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है? तो आंसर होगा पीयूष गोयल को। अभी तक कौन थे? थावरचंद गहलोत थे राज्यसभा में सदन का नेता, पर आप जानते हो अब वो कर्नाटक के गवर्नर बन गए हैं। तो अब सदन का नेता पीयूष गोयल को बनाया गया है। पीयूष गोयल जिनके पास अभी तक रेल मंत्रालय था, अब उनसे रेल मंत्रालय ले लिया। तो अब बताओ रेल मंत्री कौन बन गए? अश्विनी वैष्णव बन गए। तो अब पीयूष गोयल के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? एक तो वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं ये। अभी एक नया मंत्रालय भी मिल गया इनको, कपड़ा मंत्रालय। देखो, राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं और इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 80 में है। और राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य हैं? 245 हैं, याद रखना, जिनमें से 12 मेंबर मनोनीत करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि हैं M वेंकैया नायडू। और राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल होता है 6 सालों का। लेकिन याद रखना, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि ये एक स्थायी सदन है, जबकि जो लोकसभा है उसे लोअर हाउस कहा जाता है। चलो आप तो यही बता दो, अभी 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है वर्तमान में? ओम बिरला है। और पहले स्पीकर कौन थे पूछ लेंगे तो GV मावलकर। और लोकसभा का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 81 में। ऐसे याद रखो आप तो, 3 नंबर याद रख लो, 79, 80, 81। तो संसद का उल्लेख 79 में है, राज्यसभा का उल्लेख 80 में है, लोकसभा का है 81 में। तो ये बन गया आपका स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो एक नाम याद हो गया यहाँ पे आपको, सरला। और अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें किस राज्य में है, तो ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में है। लेकिन कितनी है? लोकसभा की 80 है, राज्यसभा की 31 है। और अभी अमित शाह को कौन सा मंत्रालय दिया गया? नया मंत्रालय बना है, सहकारिता मंत्रालय। बाकी देखो, ऑप्शन पे जाओगे तो थावरचंद गहलोत कर्नाटक के गवर्नर बन गए, स्मृति ईरानी महिला व बाल विकास मंत्री हैं ये, अमेठी यूपी से निर्वाचन क्षेत्र है इनका। और गिरिराज सिंह ग्रामीण पंचायती राज मंत्रालय इनके पास है, इनका निर्वाचन क्षेत्र है बेगूसराय, बिहार। फिर बताइए, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर चुना गया? तो आंसर होगा सीमा नंदा। तो अभी सीमा नंदा को अमेरिका में जो श्रम विभाग है उसमें सॉलिसिटर चुना गया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन है, 46 नंबर के हैं। किस पार्टी के हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और वहां की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, जो कि 49 नंबर की है। अच्छा, अभी अमेरिका में पहली महिला वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी थी? जेनेट येलेन बनी थी। भाव्य लाल का नाम भी याद रखना, नासा की कार्यवाहक प्रमुख बनी है ये। और अभी लेटेस्ट प्रश्न तो यही बनेगा, भारत में अमेरिकी राजदूत बनाए गए थे, एम्बेसडर, क्या नाम है उनका? एरिक गारसेटी। और उल्टा पूछ लिया जाए तो कि अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है? तरनजीत सिंह संधू है। अच्छा, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। और भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं, जिनका भी 1 साल कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। और इनके बारे में बताया गया आर्टिकल 76 में। बाकी पवन सिंह अभी टोक्यो ओलंपिक के लिए पहले भारतीय ज्यूरी के रूप में इनको चुना गया था। बाकी अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र ये भारतीय हैं। और अब्दुल्ला शाहिद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th सेशन का इनको अध्यक्ष चुना गया है। वैसे ये है कौन? ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। एक नाम और याद रखो आप, डॉक्टर पैट्रिक अमोत का, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं ये। फिर बताइए, अभी हाल में वसीम जाफर को किस राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। अच्छा बताओ, अभी T20 में 14,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने थे? क्रिस गेल बने थे, वेस्ट इंडीज के हैं ये। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य ने मथुरु कवचम अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा केरल ने। तो अभी केरल सरकार ने ये मथुरु कवचम नाम से एक अभियान को शुरू किया है। तो इस अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा वार्ड स्तर पर टीकाकरण के लिए पंजीकृत किया जाएगा।
और जिन लोगों के पास स्मार्टफोन जैसी सुविधा नहीं है उन्हें आशा कार्यकर्ताओं की मदद से पंजीकृत रजिस्ट्रेशन उनका किया जाएगा। अभी हमने पढ़ा था बिहार के पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। और अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना शुरू की थी। और हौसला अभियान किसने शुरू किया था? उत्तराखंड पुलिस ने। अभी हरियाणा ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की थी। अच्छा, मान लो एग्जाम में आपसे पूछा जाए मिशन इंद्रधनुष, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है टीकाकरण से। लेकिन याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है तो बैंकिंग सुधार से है। और विश्व का पहला टीका ये किसका खोजा गया था? चेचक का, स्मॉल पॉक्स का। किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। चलो फिर आप बताओ रेबीज का टीका किसने खोजा था? और अभी रेबीज से फ्री होने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया भारत का? गोवा। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और तिरुवनंतपुरम में ही विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपको मिलेगा। विक्रम साराभाई, जिन्हें फादर ऑफ स्पेस साइंस कहा जाता है। और आपको याद होगा इनके नाम पे ही चंद्रयान 2 में जो हमने लैंडर भेजा था उसका नाम विक्रम रखा था। चलो फिर बताओ रोवर का नाम क्या रखा था? प्रज्ञान रखा था, याद रखना वो भी। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने रिटेल डायरेक्ट योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा आरबीआई ने। तो अभी आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी योजना को शुरू किया है। और इस योजना का मकसद क्या है? जो रिटेलर्स यानी कि खुदरा निवेशक हैं उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक ही स्थान पर निवेश की सुविधा उपलब्ध कराना। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है? तो आपने सुना होगा जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो वो मार्केट से पैसा उठाती है। अब जब पैसा लेगी लोगों से तो लोगों को उसके बदले कुछ सिक्योरिटी तो देगी। तो सिक्योरिटी के नाम पे वो कागज देती है जिसमें लिखा होगा कि आपसे कितना पैसा लिया गया, कितने महीने के लिया गया और कितने ब्याज पे लिया गया। तो वो हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लेकिन फिर भी सुनो, अगर 1 साल से कम के लिए लिया जाता है तो इस तरह की सिक्योरिटी को ट्रेजरी बिल कहेंगे। और 1 साल से ज्यादा समय के लिए लिया जाता है तो उसे सरकारी बॉन्ड या डेट सिक्योरिटी कहेंगे। और केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और डेट सिक्योरिटीज ये दोनों जारी कर सकती है, पर याद रखना जो राज्य सरकारें होती है केवल डेट सिक्योरिटीज ही जारी कर सकती है। तो ये भी ध्यान रखें आप। चलो आप तो ये बताओ, अभी आरबीआई ने किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि बैड बैंक का पहला मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया? पद्म कुमार माधवन नायर को। और आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? यंग हिल्टन आयोग। इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। और इसके पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर पूछेंगे तो सीडी देशमुख थे। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा अर्जुन मुंडा। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। और अभी इन्होंने 15 जुलाई को ही एक राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम इसको शुरू किया है। तो आदिवासियों के बीच में टीकाकरण को लेकर के जो अफवाहें हैं उनको दूर करना इसका मकसद है। और आदिवासियों के बीच में टीकाकरण को तेज करने पर जोर देना इसका मकसद है। और इसके लिए यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ के साथ समझौता किया गया है। अर्जुन मुंडा, मैंने कहा ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है। इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है खूंटी झारखंड। मनसुख मांडविया हमें अभी ये स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, स्वास्थ्य मंत्री व रसायन व उर्वरक मंत्री। और महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्रालय इनको दिया गया। इनका निर्वाचन क्षेत्र है चंदौली यूपी। फिर बताइए, हाल में T20 में 14,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा क्रिस गेल। तो अभी वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और क्रिस गेल ने ये उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच के दौरान हासिल की है। दूसरे नंबर पे 10,836 रन के साथ वेस्ट इंडीज के किरून पोलार्ड हैं। और तीसरे नंबर पे शोएब मलिक हैं। भारत से विराट कोहली 5वें नंबर पे हैं। और क्रिस गेल से आपको याद होगा आईपीएल के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले वो पहले खिलाड़ी भी बने थे। बताइए भी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाइक टैक्सी योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी तक जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बीएस येदियुरप्पा, उन्होंने बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना को शुरू किया था। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? रोजगार पैदा करना, प्रदूषण कम करना और निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करना। मतलब जहां पर आप काम करते हो वहां से जितने भी सार्वजनिक परिवहन है यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि मेट्रो हो गया, रेल हो गया, बस हो गई, वहां तक के सफर को इस बाइक टैक्सी से कवर किया जाएगा। और ये योजना मैक्सिमम 10 किलोमीटर के लिए है। तो इससे समय की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा,
और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे, अभी आप आगे पढ़ोगे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री नहीं रहे। अच्छा, ऐसे ही आपको याद होगा ओला ने दुनिया का सबसे बड़ा ई स्कूटर प्लांट भी लगाया है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। इसने अभी नीदरलैंड की एक इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी है एटरगो, उसको भी खरीदा है। और भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ये कौन सी है? गुजरात की केवड़िया। देखो, जोग बोल दो या गरसप्पा जलप्रपात बोल दो, ये किस नदी पर है? तो कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। फिर बताइए, अभी हाल ही में द ग्रेट बिग लायन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा क्रिसिस नाइट ने। और ये किताब एक शेर और दो बच्चों की कहानी है, जिसे क्रिसिस नाइट, जो कि वर्तमान में कनाडा में रहती है, जिन्होंने 1 साल की उम्र में पढ़ना सीखा, 3 साल की उम्र में अपनी नोटबुक में ये द ग्रेट बिग लायन की कहानी लिखना शुरू कर दिया और अभी इसको लॉन्च कर दिया गया है। रस्किन बॉन्ड इट इज अ वंडरफुल लाइफ नाम की बुक को लिखा। जेके रॉलिंग द क्रिसमस पिग नाम की बुक को लिखा। और इन्होंने 2020 में एक और बुक लिखी थी जिसका नाम है द इकाबोग। और कौशिक बसु अभी पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नाम की बुक को लिखा था। अच्छा बताइए, उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा जे.एस. इफ्तेखार ने। तो अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार जे.एस. इफ्तेखार के द्वारा लिखी गई पुस्तक उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन, इसकी एक प्रति प्राप्त की है। और इस बुक में हैदराबाद के जो संस्थापक थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उनके समय से लेकर वर्तमान समय तक दक्कन की समृद्धि, साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं की चर्चा की गई है। बुक से आपको याद होगा कौशिक बसु का नाम, पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नाम की बुक को लिखा। अभी इन्हें एक अवार्ड भी मिला था। कौन सा अवार्ड? हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। बाकी सैयद उस्मान अजहर मखसूसी की बात करेंगे तो हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता हैं। अभी यूके ने इनको एक पुरस्कार दिया था। कौन सा? कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। और डॉक्टर शैलेंद्र जोशी सुपारी पालन नाम की बुक को लिखा। इसको भी वाइस प्रेसिडेंट ने ही लॉन्च किया था। 2-3 नाम मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि शरद कुमार लिम्बाले, 30वां सरस्वती सम्मान जीता इन्होंने अपने मराठी उपन्यास सनातन के लिए। शरद पगारे की बात करेंगे तो व्यास सम्मान, कौन सा? 30वां व्यास सम्मान जीता इन्होंने अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और 30वां बिहारी पुरस्कार किसने जीता था? मोहन कृष्ण बोहरा ने, इनके उपन्यास तस्लिमा संघर्ष और साहित्य के लिए। और अगर पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता? डेविड डायोप ने, जो कि फ्रांस के रहने वाले। इनके उपन्यास का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे। और हाँ गाइस, देखिए एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। देखिए वीडियोस मैं वैसे तो कई बार बता चुका हूँ और आप जानते भी हो वीडियोस बड़े दिल से और बड़ी मेहनत से तैयार करा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। वीडियोस ये वीकली वाले अपलोड करने के बाद 1-2 दिन निकल जाते हैं, तब भी कितने व्यूज रहते हैं? मात्र 1000-1500 व्यूज रहते हैं। और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-2,500 हो जाए तो हो जाए, 3,000 हो जाए तो हो जाए, बस इतने से व्यूज रहते हैं। अब आप लोग खुद एक बार सोचिए कि हर वीडियो में इसी तरह का रेस्पॉन्स मिलता है तो फिर कैसे इच्छा होगी? एक बार ये इच्छा हो जाती है कि इस सीरीज को बंद ही कर दिया जाए, केवल डेली करंट अफेयर्स और जो रिवीजन वाली क्लास चल रही है उसे ही चलाया जाए, क्योंकि इनको भी तो टाइम देना पड़ता है, इन पे भी तो उतनी ही मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आप पसंद करते हैं, चाहे पुराने स्टूडेंट हो या नए हो, तो प्लीज़ इन्हें सपोर्ट जरूर कीजिए। इन वीडियोस को आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। जिस तरह से आप कहते हो इन वीडियोस से आपको हेल्प मिलती है, तो इन वीडियोस को भी तो हेल्प की ज़रूरत है। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो पसंद आता है तो लाइक कर दिया कीजिए। इन्हें अपने दोस्तों के साथ में, आपके फ्रेंड्स तो होंगे, पढ़ने वाले जो फ्रेंड्स हो गए, जो ग्रुप्स हो गया आपका स्टडी ग्रुप, व्हाट्सएप पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, टेलीग्राम यूज़ करते हो तो वहाँ पे, तो इसे एक बार शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों को एक बार बात करते हो तो सजेस्ट कीजिए कि एक बार चैनल विजिट करके देखिए, अगर अच्छा लगता है तो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि पढ़ना तो उन्हें कहीं ना कहीं है ही सही। व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगाते होंगे अपने, तो एक बार ट्राई कीजिए कि स्टेटस इनका भी लगा दीजिए। और इन सब काम में आपका 1 रुपया भी, 1 पेनी भी खर्च नहीं होगा, लेकिन हो सकता है आपके इन वीडियोस को थोड़ी सी आपकी तरफ से मदद मिल जाए। तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में द इंडिया स्टोरी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा बिमल जालान ने। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। बिमल जालान आप जानते हो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। अभी इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द इंडिया स्टोरी। और वैसे इनके और कुछ बुक्स भी हैं, जैसे कि इंडिया देन एंड नाउ, इंडिया अहेड, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। मतलब सबके नाम आप नोटिस करो इंडिया से ही चालू हो रहे हैं।
बाकी उर्जित पटेल, ये भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, इन्होंने भी एक बुक लिखी है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। विरल आचार्य आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अमर्त्य सेन आप जानते हो, भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। उसके एक साल बाद इनको भारत रत्न भी मिल गया था। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, और इनकी तो बुक आ गई, तो बुक तो इंपॉर्टेंट होगी ही सही, इसीलिए मैं इनका नाम बार बार बताता हूं। कौन सी बुक लिखी इन्होंने, होम इन द वर्ल्ड। एक सलमान रुश्दी का नाम भी याद रख लो, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ ऐसे नाम की बुक लिखी। अमिताभ घोष भी इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी याद रखो, द लिविंग माउंटेन नाम की बुक लिखी है। ये कुछ ऐसे व्यक्ति, आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि हाँ यार ये नाम क्वेश्चन में आ सकता है। उसके अलावा 2-3 नाम मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि शरण कुमार लिम्बारे, 30वां सरस्वती सम्मान मिला था इनको इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। शरद पगारे का नाम याद रखो, 30वां व्यास सम्मान मिला इनको इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा, 30वां बिहारी पुरस्कार मिला था इनको इनके उपन्यास तस्लिमा संघर्ष और साहित्य के लिए। तो यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नाम बताया, आपको ध्यान रखना है इनको। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा नाम की बुक को किसने लिखा, सुधांशु मित्तल ने लिखा है। तो आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ पर भाजपा नेता सुधांशु मित्तल की बुक को अब चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है। बुक का नाम है आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा। इसका चीनी भाषा में अनुवाद किसने किया, ट्रांसलेट किसने किया, तो जैक बो ने। बाकी मैंने आपको बताया बिमल जालान द इंडिया स्टोरी नाम की बुक को लिखा। कौशिक बसु पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम नई दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नाम की बुक को लिखा था, और इनको एक अवार्ड भी मिला है जिसको कहते हैं हेम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। बाकी अशोक चक्रवर्ती द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर इमरजेंसी नाम की बुक को लिखा था। तो बताइए 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन ये कहां पे किया जाएगा, तो याद रखना भारत में। और ये दूसरी बार होगा जब भारत इस टूर्नामेंट को होस्ट करेगा। तो ये जो टूर्नामेंट है ये ओलंपिक वर्ष को छोड़ करके हर साल होता है, और भारत ने लास्ट टाइम इसकी मेजबानी कब की थी, 2009 में। कहां पे, हैदराबाद में। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी की थी भारत ने। अच्छा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, 2 चीजें याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा, कुआलालंपुर मलेशिया में, और इसके अध्यक्ष कौन है, पॉल एरिक हैं। इसके अलावा आपको याद होगा हमने पढ़ा था सुधीर रमन कप फाइनल 2021 में होंगे कहां पे, फिनलैंड में। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। उसके अलावा BWF वर्ल्ड टूर्नामेंट फाइनल ये कहां पे होंगे, बाली इंडोनेशिया में होंगे। इंडोनेशिया में एक स्थान है बाली। और थॉमस कप और उबेर कप फाइनल 2020 ये कहां पे होंगे, ये डेनमार्क में होंगे। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। उसके अलावा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहां पे किया जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में। पहले ये भारत में होने वाले थे। उसके अलावा हमने देखा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण जो पहले अभी नवंबर 2021 में होने वाला था, अब इसको आगे किसका दिया, अब ये फरवरी 2022 में होगा कहां पे, हरियाणा के पंचकुला में। उसके अलावा AFC महिला एशिया कप ये होंगे 2022 में, कहां पे होंगे, मुंबई और पुणे में होंगे ये। उसके अलावा याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए 2024 में FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5 वर्ल्ड कप महिलाओं का और पुरुषों का दोनों का कहां पे होगा, ओमान में होगा। ये एक नया टूर्नामेंट है, पहली बार होगा ओमान में। ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट है। और आपको ओमान से याद आता होगा, इस बार बंगाल की खाड़ी में जो यास नाम का चक्रवात आया था, उसका नाम यास किसने रखा था, ओमान ने रखा था। चलो फिर आप बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके, इस साल का जो पहला चक्रवात आया था कहां पे, अरब सागर में, तौकाते नाम रखा था, किसने रखा था, बताओ देखें। इसके अलावा आप जानते हो आईसीसी वर्ल्ड कप जो 2023 में होंगे वो भारत में होंगे। 2023 में ही भारत G20 की मेजबानी भी करेगा। वैसे वर्तमान में 2021 में भारत किसकी मेजबानी कर रहा है क्या, होस्ट कर रहा है क्या, यस, ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है। और 2023 में ही जो हॉकी वर्ल्ड कप होंगे वो भारत में होंगे, भारत के उड़ीसा में, भुवनेश्वर और राउरकेला में, याद होगा आपको। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, 2032 के जो ओलंपिक होंगे वो कहां पे होंगे, बताओ, हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी किस नाम से टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग लॉन्च किया गया था, तो आंसर होगा हिंदुस्तानी वे। तो अभी गायिका अनन्या बिरला ने AR रहमान के साथ मिलकर के टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये हिंदुस्तानी वे नाम से एक चीयर सॉन्ग लॉन्च किया था। और भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में कितने मेंबर का दल गया है, 228 मेंबर का। इसमें से खिलाड़ी कितने हैं, 119 है।
उसमें से पुरुष हैं 67 और महिलाएं हैं 52। और बाकी तो टोक्यो ओलंपिक के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जैसे कि टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक रहे कौन रहे, एमसी मैरी कॉम रहे और मनप्रीत सिंह। जबकि इसके समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे, पहलवान बजरंग पूनिया। जबकि टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक होंगे कौन, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए अभी हाल ही में किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन से 2 पॉइंट याद रख लो, इनकी नेशनलिटी है ब्रिटेन से हैं ये। और ये किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। उनके करियर की ये 99वीं जीत है और इस साल की बात करेंगे तो ये इनकी चौथी जीत है। तो फर्स्ट पे लुइस हैमिल्टन रहे, सेकंड पे चार्ल्स लेक्लर्क जो कि फेरारी के ड्राइवर हैं और मोनाको से हैं, तीसरे पे वोल्टेरी बोटास हैं जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और फिनलैंड से हैं। और इस साल की ये 10वें नंबर की रेस है। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इतना सा बताऊंगा कि इन सभी रेस का क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है, जहां जाकर के आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन का। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में आईसीसी ने किन देशों को सदस्य देश के रूप में शामिल कर लिया? तो आंसर होगा मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड को। और मंगोलिया की कैपिटल होती है उलन बटोर, ताजिकिस्तान की होती है दुशानबे, स्विट्जरलैंड की होती है बर्न। तो भी आईसीसी ने इन तीनों देशों को अपने सदस्य देशों के रूप में शामिल कर लिया है। और ये मंगोलिया और ताजिकिस्तान तो एशिया क्षेत्र के 22वें और 23वें सदस्य बने हैं और स्विट्जरलैंड यूरोप का 35वां सदस्य बना है। इस तरह से आईसीसी में टोटल 106 सदस्य हो चुके हैं। आईसीसी की बात करेंगे, इसकी स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। सीईओ इसके अभी तक मनु सहानी थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये ध्यान रखना। और इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से हैं। अच्छा, 2023 में जो आईसीसी वर्ल्ड कप होंगे कहाँ पे होंगे? भारत में होंगे। अच्छा, क्रिकेट से एक नाम मुझे याद आता है, चलो मैं आप ही से पूछूंगा, बताओ पहली भारतीय महिला कमेंटेटर का नाम क्या है? इनका भी निधन हो गया इसलिए नाम इनका न्यूज में था। और इनके नाम के लिए मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं। हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, उनका जो नाम है, उनका और इनका नाम मिलता जुलता है। अब बताओ आप। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में स्पार्क्सन ट्रॉफी को किसने जीत लिया? तो आंसर होगा विश्वनाथ आनंद ने। और ये होउ यिफान का नाम याद है आपको, चाइना की चेस प्लेयर हैं। अभी इन्होंने FIDE-Chess.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीत ली थी। अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर मैं आपको बता चुका हूँ, डी गुकेश है, तमिलनाडु से हैं। और 68 नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण है, वो भी तमिलनाडु से हैं। विश्वनाथ आनंद की बात करेंगे, ये पहले ग्रैंड मास्टर थे। इनकी लास्ट ईयर एक ऑटोबायोग्राफी आई थी माइंड मास्टर नाम से। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हीं को मिला था 1991-92 में। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, तो आंसर क्या होगा? एस विजयलक्ष्मी है। और एक और प्रश्न बनता है करंट अफेयर्स का आपका, कि भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये कहां पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। और जो आपका चेस बोर्ड होता है उसमें वो जो छोटे छोटे स्क्वायर कॉलम होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 64 होते हैं। चेस डे हम मनाते हैं 20 जुलाई को। चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है FIDE, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और लुज़ेन स्विट्जरलैंड में और किस किस का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको? मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था आपके टॉप 5 स्टैटिक वाली सीरीज में ही। तो बताओ फटाफट से, अगर आपने वो सुना होगा ऑडियो तो कैसे याद किया था हमने? यहाँ पे एक तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मिल जाएगा, टेबल पे खेलने को बोला था टेबल टेनिस मिल जाएगा, चेस खेले थे तो FIDE मिल जाएगा, और बच्चे हॉकी लेकर के आ गए थे तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का आपको हेडक्वार्टर यहाँ मिल जाएगा। तो बताइए विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 जुलाई को। हर साल 17 जुलाई को ये विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। और अगर मैं आपसे पूछूं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये आपको मिलेगा द हैग, नीदरलैंड में। अच्छा बताइए नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिन्होंने साउथ अफ्रीका के रंगभेद शासन पर विजय प्राप्त की थी, और वे स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले राष्ट्रपति थे। और उन्हें रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण 27 सालों तक रॉबेन द्वीप के कारागार में रखा गया था, 27 सालों तक। अच्छा, यहां से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, आप बताओ नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए किसको मिला था? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं और मैं उम्मीद करूंगा इसका आंसर आप दे पाओगे। कमेंट बॉक्स पे दो
बाकी नेल्सन मंडेला, इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिल चुका है, जिसे आप कहते हो भारत रत्न, 1990 में मिला था। वैसे आप 3 नाम याद रख लो, क्योंकि 3 विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न मिला। मदर टेरेसा, पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान, और ये नेल्सन मंडेला हो गए। और नेल्सन मंडेला को गांधी शांति पुरस्कार भी मिल चुका है सन 2001 में। और इनकी एक फेमस बुक आप याद रखो, जो कि एग्जाम में एक बार पूछी गई थी। बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जुलाई को। और 20 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 20 जुलाई 1924 को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी। तो वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी को आप बोलते हो फिडे, जिसका हेडक्वार्टर लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में है। वैसे 20 जुलाई को विज्ञान अन्वेक्षण दिवस, स्पेस एक्सप्लोरेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे चंद्रमा दिवस भी कहा जाता है। एक्चुअली में इस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले इंसान बने थे। शतरंज से देखो 2-3 पॉइंट याद रख लेना। एक तो भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का नाम डी गुकेश है, तमिलनाडु से है। वर्तमान में 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर हमारे लेटेस्ट कौन है? अर्जुन कल्याण है, वो भी तमिलनाडु से है। और पूरी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, ये आप बताओगे। अच्छा बताइए, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 जुलाई को। तो संयुक्त राष्ट्र ये हर साल 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के रूप में मनाता है। इसकी थीम क्या रही इस बार की? युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन, यानी कि री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। अब ध्यान रखना, युवा से आपको 2 डे याद होने चाहिए। एक तो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, नेशनल यूथ डे, जो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं, यानी 12 जनवरी को। और एक होता है इंटरनेशनल यूथ डे, वो कब मनाते हैं? जब हम लोग हाथी दिवस मनाते हैं, यानी कि 12 अगस्त को। याद रखना ये। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत ने किस देश में भीम यूपीआई को लॉन्च किया? तो आंसर होगा भूटान। तो अभी हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने भूटान में भीम यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है। यहाँ पे भीम का मतलब क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो अब भूटान में डिजिटल ट्रांजेक्शन में इसका उपयोग हो सकेगा। अच्छा, भीम को किसने बनाया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। और इसी ने रुपे कार्ड को भी जारी किया था। और आपको याद होगा, इससे पहले रुपे कार्ड को भी भूटान में लॉन्च किया गया था। और सिंगापुर के बाद भूटान दूसरा देश बना था जहां पे इसको लॉन्च किया गया था। भूटान की कैपिटल एनकल्ट्रम है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटे त्शेंग। अच्छा बताइए, अभी आरबीआई ने नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए किस पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा मास्टर कार्ड एशिया पे। मास्टर कार्ड एक तरह का पेमेंट गेटवे है। ये जो पेमेंट गेटवे होता है ना, ये कस्टमर और बैंक के बीच में एक पुल का काम करता है। मतलब जब भी आप किसी ऑनलाइन साइट पर पेमेंट करते हो, तो मर्चेंट की साइट आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल पेमेंट गेटवे को कंफर्मेशन के लिए भेजती है। उसके बाद पेमेंट गेटवे इस जानकारी को बैंक से वेरीफाई करता है और आपके खाते से रकम निकाल करके मर्चेंट के खाते में पहुंचाता है। ये काम होता है इसका। तो अभी आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर नए क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड ग्राहक बनाने पर रोक लगा दी है। मतलब अब आपको बैंक से जो इशू होंगे ना कार्ड, उसमें मास्टर कार्ड नहीं लिखा हुआ होगा, वीजा कार्ड या रुपए कार्ड अब आपको मिला करेंगे। और ऐसा क्यों किया इसने? तो आरबीआई ने नियमों का पालन नहीं करा। तो ऐसा क्यों किया इसने? क्योंकि इसने आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करा। आरबीआई ने कहा था कि भैया भुगतान प्रणाली का जो भी डेटा आपके पास है उन्हें स्टोर करके रखना, पर इसने ऐसा नहीं किया। अपनी मन की चलाई और आरबीआई की लात की पड़ी इसको। मास्टर कार्ड ये अमेरिका की कंपनी है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है इसका। और मास्टर कार्ड के वर्तमान में सीईओ कौन है? माइकल माइबैक है। लेकिन याद रखना, डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में जब मैंने आपको ये प्रश्न बताया था, तो कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ गया था कि अजय बंगा हैं ये। तो मैं आपको बता दूं, पहले अजय बंगा ही थे, लेकिन 2020 की ही बात है कि उनको सीईओ पद से हटा दिया गया और क्या बना दिया गया? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया। तो आप यूं बोलो, अजय बंगा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है और अब सीईओ कौन है? माइकल माइबैक हैं। बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए फेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया? तो आंसर होगा फेडरल बैंक। तो अभी फेडरल बैंक ने ग्राहकों को किसी भी समय बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों में मदद के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट, जिसका नाम है फेडी, उसको लॉन्च किया है। तो फेडी को एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, व्हाट्सएप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकेगा। इससे पहले आपको याद होगा, फेडरल बैंक ने फेड सेल्फी नाम से एक सुविधा भी शुरू की थी, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति केवल एक सेल्फी लेकर के अपना खाता खोल सकता है। फेडरल बैंक इसका हेडक्वार्टर अलुवा केरल में मिलेगा। अभी एमडी सीईओ फिर से बन गए कौन? श्याम श्रीनिवासन। इसका टैगलाइन होता है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर।
अभी याद होगा आपको, HDFC बैंक ने डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू की थी। SBI ने हेल्थ सेक्टर को मदद देने के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन शुरू किया था। और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा को शुरू किया। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा मोहम्मद यूनुस को। बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनुस, जिनको टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये दूसरी बार है जब उनको ये सम्मान मिलेगा। तो उन्हें विकास के लिए, खेल में उनके व्यापक कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दूं, ये जो ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार है, ये 5 साल पहले यानी कि 2016 में खेल के माध्यम से संस्कृति, शिक्षा, शांति और विकास में प्रयासों को मान्यता देने के लिए इसको स्थापित किया गया था। बाकी रुमाना सिन्हा सहगल नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2020 जीता। शकुंतला थिलस्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार जीता। और नुक्लू फॉर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इनको अभी व्हीटली अवार्ड 2021 मिला था। व्हीटली अवार्ड को ही ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। और ये पहले भारतीय ये सम्मान पाने वाले। अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए मिला इनको ये सम्मान। ये नागालैंड के हैं। बताइए, हाल ही में किस राज्य के कछार जिले ने स्कॉच अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा असम। अभी असम के कछार जिले ने गांव में पोषक उद्यान परियोजना के लिए ये स्कॉच अवार्ड जीता है। तो इस परियोजना के तहत 140 लाभार्थियों के बीच में साग, फल और प्राकृतिक फसलों के 30,000 पौधे वितरित किए गए। अच्छा, स्कॉच से आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड मिला था? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि है जगन मोहन रेड्डी। ये भी याद रखना आप। देखो, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री बन गए हिमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी हैं। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारत के पहले पुलित्जर पुरस्कार विजेता किस भारतीय पत्रकार का निधन हो गया? तो आंसर होगा दानिश सिद्दीकी को। तो अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में अफगानिस्तानी सैनिकों और तालिबान के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, ये उसे कवर कर रहे थे और उसी दौरान फायरिंग में इनका निधन हो गया है। आप जानते हो, पत्रकारिता का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है पुलित्जर अवार्ड को। और 2018 में फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर जीतने वाले दानिश और अदनान आबिदी ये पहले भारतीय थे। उन्हें रोहिंग्या मुसलमानों के हालातों को उजागर करने के लिए मिला था ये सम्मान। अच्छा, पुलित्जर से मैं आपसे पूछूं कि 2021 का पुलित्जर पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? मेघा राजगोपालन को दिया गया है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में। अच्छा, मान लो आपसे पूछा जाए कि भारतीय पत्रकार का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा क्या? राजा राम मोहन रॉय को। और इन्हें ही ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। बाकी श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के MD CEO बने। मंगूबाई छगनबाई पटेल ये गवर्नर बने अभी मध्य प्रदेश के। बढ़ते आगे। फिर बताइए कि किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा शिवाजी बनर्जी को। तो भारत के पूर्व और मोहन बागान के शॉर्ट स्टॉपर थे ये शिवाजी बनर्जी, जिन्होंने 1977 में एक मैच के दौरान ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले को गोल करने से मना किया था। और उनको अब मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मोहन बागान ये एक फुटबॉल क्लब है। कहाँ का? कोलकाता का। इसकी स्थापना हुई थी 1889 में और इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब भी कहा जाता है। ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब भी है। फुटबॉल से आपको याद आएगा, अभी यूरो कप 2020 हुए थे, वो जीता किसने? इटली ने। किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। कोपा अमेरिका 2021 हुआ था, अर्जेंटीना ने जीता। किसको हराया? ब्राजील को हराया। और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होंगे कतर दोहा में। देखो, फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफियां, कुछ कप आपके एग्जाम में आ जाती है एज ए स्टैटिक। तो कौन कौन सी हैं? कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊं तो रोवर्स कप, इसका संबंध फुटबॉल से है। मर्डेगा कप का पूछेगा, इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। डूरंड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गई, सुतो कप हो गया, सर आशुतोष मुखर्जी कप हो गया, रोवर्स कप हो गया। तो इन सब का संबंध आपका फुटबॉल से है, याद रखना। बाकी मोहम्मद यूनुस इंपॉर्टेंट नाम है, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा इनको। शकुंतला थिलस्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार जीता इन्होंने। रुमाना सिन्हा सहगल नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2020 इन्होंने जीता है। अच्छा बताइए, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसने पाल्मे डी और पुरस्कार को जीता है? तो आंसर होगा जूलिया डुकोर्नू ने। तो कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन ये कहाँ पे होता है? ये फ्रांस में होता है। इस बार ये इसका 74th एडिशन था और ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो मिला है जूलिया डुकोर्नू को। ये फ्रांस की फिल्म निर्देशक है जूलिया डुकोर्नू।
और उन्हें उनकी फिल्म टाइटन के लिए कान महोत्सव में पाम डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस अवार्ड को पाने वाली ये दूसरी महिला बन गई हैं। पहली कौन थी? पहली महिला कौन थी? न्यूजीलैंड की जैन कैंपियन थी, जिन्हें 1993 में द पियानो फिल्म के लिए ये पाम डी और पुरस्कार मिला था। अच्छा, यहां से एक और नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भारतीय निर्देशक हैं जिनका नाम है पायल कपाड़िया। उन्हें उनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑयल डी और पुरस्कार जिताया है। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। तो ये दो नाम मैंने आपको बताया, एक तो पायल का और एक जूलिया का। तो यहां से कांस फिल्म फेस्टिवल से आपको ये नाम याद रखने। बाकी 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में आपको बताता हूं हर बार। बेस्ट हिंदी फिल्म रही थी छिछोरे। बेस्ट एक्टर थे कौन? मनोज बाजपेयी भोंसले मूवी के लिए और धनुष अनुसरण मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस थी कंगना रनौत पंगा और मणिकर्णिका के लिए। जबकि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया रजनीकांत जी को। और इस बार 93rd ऑस्कर अवार्ड्स हुए थे, जिसमें बेस्ट फिल्म रही थी नॉमैडलैंड। और ऑस्कर में ही बात करेंगे तो बेस्ट एक्टर चुने गए एंथोनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस थी फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड नॉमैडलैंड के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर है क्लोई झाओ नॉमैडलैंड के लिए। फिर बताइए, अभी हाल ही में सरकार ने किसानों को उनकी भाषा में सही समय पर सही जानकारी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा किसान सारथी। तो अभी सरकार ने किसान सारथी नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू किया है, ताकि किसानों को उनकी भाषा में सही समय पर सही जानकारी दी जा सके। अभी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि ICAR ने उसके 93rd स्थापना दिवस पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और IT मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इसको लॉन्च किया। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से सलाह ले सकेंगे। तो याद रखना, कृषि मंत्री कौन है हमारे? नरेंद्र सिंह तोमर। कि अभी हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा रक्षा मंत्रालय ने। तो हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। उन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया, और इसे रक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर की मदद से तैयार किया है। तो ये सरकार में शिकायत निवारण में सुधार के लिए विकसित की गई पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली है, सिस्टम है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको याद आएगा, हमने पढ़ा भी था, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, कौन है? NV रमन्ना, 48 नंबर के। उन्होंने ही कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल को लॉन्च किया था, और उस पोर्टल का नाम क्या था? सुपेस, SUPACE। तो अगर बात करेंगे इस एप्लीकेशन की, इस एप्लीकेशन का उपयोग कहां पे होगा? शिकायतों का वर्गीकरण करने में, कैटेगराइज करने में। जहां से शिकायत आ रही है उस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जाएगा। तो रक्षा मंत्री आपके याद रखना राजनाथ सिंह है। और रेल मंत्रालय किसके पास है? अश्विनी वैष्णव के पास है। खेल मंत्रालय किसके पास है? अनुराग ठाकुर के पास है। शिक्षा मंत्रालय है आपके धर्मेंद्र प्रधान के पास में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक प्रश्न याद रख लो, आपसे पूछा जाए कि किस राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस IIT ने NB ड्राइवर नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गणितीय मॉडल को डेवलप किया? तो आंसर होगा IIT मद्रास ने। NB ड्राइवर का मतलब हो गया नेबरहुड ड्राइवर। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिदम है, जिसे IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने बनाया है। और इसका काम क्या होगा? कैंसर के कारण जो अनुवांशिक परिवर्तन होते हैं उनका पता लगाएगा ये। तो याद रखना, NB ड्राइवर का संबंध है कैंसर से। कैंसर से याद आता है आपको वर्ल्ड कैंसर डे, जो हम मनाते हैं 4 फरवरी को। और इस बार उसकी थीम क्या थी? I am and I will। बाकी कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ? ऑन्कोलॉजी कहते हैं, याद रखना। और साइटोलॉजी किसको कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन को कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल। बाकी पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्थिनोलॉजी कहते हैं। और माइकोलॉजी किसको कहते हैं? फंगस के अध्ययन को कहते हैं। बाकी IIT हैदराबाद आप जानते हो भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट तैयार किया, जिसका नाम है कोवी होम। IIT मंडी के वैज्ञानिकों ने एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें किसान आलू के पत्ते की फोटो खींचकर ये पता लगा पाएंगे कि उनकी जो आलू की फसल है उसमें रोग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। IIT रोपड़, याद है आपको, ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नाम से एक डिटेक्टर बनाया इन्होंने। फिर बता, अभी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया? तो आंसर होगा मंडुआडीह रेलवे स्टेशन।
तो अभी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर अभी बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और याद रखना, ये देश का पहला रेलवे स्टेशन भी है जिसका नाम संस्कृत में लिखा गया है। मतलब वहां पे जो बोर्ड लगा होता है ना येलो कलर का, देखो आप फोटो में, तो यहाँ पे जो स्टेशन का नाम होता है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में होता है। यहाँ पे इसका नाम संस्कृत में भी होगा। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं, अभी हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के क्या किया गया था? स्वराज द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम आप जानते हो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पे रखा गया। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया है। और कोलकाता बंदरगाह का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है। और इन्हीं के नाम पे ही जम्मू कश्मीर की चेनानी नाशेरी सुरंग का नाम भी रखा गया है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदल दिया गया है। इसके वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? तो इसका तो आंसर हो जाएगा पंकज मित्तल। और हाईकोर्ट का नाम बदल गया, ये प्रश्न है। बदल के क्या कर दिया गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट कर दिया गया। इससे पहले आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद हाईकोर्ट का नाम केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख हाईकोर्ट हो गया था। पर फाइनली अभी इसे बदलकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस हो गए पंकज मित्तल है। और जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। वर्तमान में तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। लद्दाख के वर्तमान में या पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों सेम ही है, राधा कृष्ण माथुर। अच्छा, भारत में टोटल हाईकोर्ट की बात करेंगे तो कितने हैं? 25 है। 25वें नंबर का कौन सा है? अमरावती हाईकोर्ट, जो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। और उसके चीफ जस्टिस कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी है। कुछ और स्टैटिक क्वेश्चंस में आपको कवर कराता हूं, ध्यान से सुनते जाना। हाईकोर्ट में पहली महिला जस्टिस का नाम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो क्या आंसर करोगे? अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट की थी ये। लेकिन हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस पूछेंगे तो लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में थी ये। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जस्टिस पूछा जाएगा तो आंसर होगा फातिमा बीबी। या फिर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी, तो आंसर होगा कोई भी नहीं थी, कोई भी नहीं रही है। तो फिर प्रश्न ऐसे आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस का नाम बता दो, तो हीरालाल जे कानिया था। वर्तमान में कौन है? एनवी रमन्ना है, 48 नंबर के हैं। और अभी किसी राज्य में क्या कोई महिला चीफ जस्टिस है क्या? आंसर होगा यस, तेलंगाना में है। तो तेलंगाना में पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम बताइए, हिमा कोहली है। और एक और प्रश्न याद आता है यहीं से, हाँ, केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम मार्था कूम है, ये भी ध्यान रखना। और वैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट आयु कितना होता है, एज कितना होता है? 65 ईयर होता है। और उसी तरह से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का 62 ईयर होता है, ये भी ध्यान रख लो। बाकी दीपांकर दत्त, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, विक्रमनाथ गुजरात के हैं। फिर बताइए, हाल ही में सुरेखा सीकरी का निधन हो गया। वे क्या थी? अभिनेत्री थी जिनका अभी निधन हो गया। उन्हें 1988 की तमस, 1995 की मम्मो और 2018 में आई बधाई हो मूवी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। और 1989 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था उन्हें। बालिका वधू नाम का एक सीरियल आता था, उसमें दादी सा का रोल किया था और उसके बाद ही फेमस हो गई थी। अच्छा, अभी गौरी अम्मा का निधन हो गया। वो क्या थी? केरल की पहली राजस्व मंत्री थी और ट्रेजेडी किंग कहा जाता है किन्हें? दिलीप कुमार को। इनका भी निधन हो गया अभी। उसके अलावा मैं कुछ और नाम आपको बताऊं। अच्छा बताइए, मिडनाइट सिंगर के नाम से किसे जाना जाता है? नरेंद्र चंचल को। इन्होंने ही तो गाना गाया था, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, रेल से बुलाया है, कहाँ पे बुलाया है। और इनका भी अभी निधन हो गया। बाकी याद रख लो, 2021 में किस संगीतकार को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनका भी निधन हो गया? SP बाला सुब्रमण्यम। अच्छा, अभी 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला था? रजनीकांत जी को। बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथी पांव, जिसे ही बोलते हैं लिम्फेटिक फिलेरियसिस, उसके उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया? महाराष्ट्र ने। हाथी पांव, जिसे आमतौर पर आप एलिफेंटियासिस के रूप में जानते हो, इसमें जो एक पैर होता है उसमें इतनी स्वेलिंग आ जाती है कि वो हाथी के पैर की तरह दिखता है, इसलिए इसको हाथी पांव बोला जाता है। और हाथी पांव के लिए 3 प्रकार के परजीवी जिम्मेदार होते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी, और 90% मामलों के लिए यही रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा है ब्रूगिया मलाई और तीसरा है ब्रूगिया लिमोरी। ये आप नाम याद रखना, वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी। और अभी इसके उन्मूलन के लिए महाराष्ट्र ने एक दवा अभियान शुरू किया।
अच्छा, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य क्या है हमारा? 2030 का है, और टीबी का 2025 का है। और 2025 से आपको याद आना चाहिए, हमने डेली करंट अफेयर्स में पढ़ा था, लद्दाख ने अपने आप को जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य कब का रखा है? 2025 का ही रखा है। किसकी मदद से? सिक्किम की मदद से। भारत में सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम की ही है। और भारत का पहला जैविक प्रदेश यानी कि ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? तो वो भी सिक्किम ही है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य ने लेमरू हाथी अभयारण्य के क्षेत्र में कटौती की है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। और ये है कहां पे लेमरू रिजर्व? ये आपको मिलेगा कोरबा, छत्तीसगढ़ में। और ये भी चर्चा में क्यों रहा? तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र का जो एरिया है वो 1995 किलोमीटर स्क्वायर से घटा करके केवल 450 किलोमीटर स्क्वायर तक रखने का प्रस्ताव दिया है। तो ये आप याद रखना। वैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब शुरू हुआ था? 1992 में। और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको बताया था, जब इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं, यानी कि 12 अगस्त को। और हाथी किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? कर्नाटक का, केरल का, झारखंड का। और अगर मैं आपसे पूछूं अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। वैसे भारत में टोटल कितने टाइगर हैं? 2967। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। और कितने हैं? 526 हैं। और कर्नाटक में एक आध कम है, 524 के आसपास है। और देखो, छत्तीसगढ़ से आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में आपको अचान कुमार टाइगर रिजर्व मिलेगा, इंद्रावती टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। अभी एक चौथा टाइगर रिजर्व भी बन गया यहाँ पे, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो 4 टाइगर रिजर्व मिलेंगे आपको छत्तीसगढ़ में। अभी आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने ही वीरनी पुरस्कार दिया था। किसको? दूती चंद को। दूती चंद के ऊपर तो अभी एक बुक भी आई है। बुक का नाम क्या है वैसे? फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। किसने लिखा है? सुंदीप मिश्रा ने। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। फिर बताइए, अभी हाल ही में लद्दाख ने किस वर्ष तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा 2025। तो लद्दाख ने 2025 तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है। और इसके लिए लद्दाख ने देश के पहले ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम के साथ समझौता किया है। सिक्किम याद रखना, देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। और देश का पहला ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी पूछेंगे तो लक्षद्वीप है। अच्छा, दुनिया का पहला ऑर्गेनिक देश कौन सा है? तो भूटान है। और सिक्किम से आप याद रख सकते हो, हमारे देश में सबसे कम जनसंख्या आपको सिक्किम में ही मिलेगी। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ने। वैसे भी उत्तर प्रदेश नई जनसंख्या नीति लेकर के आई है, जिसका लक्ष्य है 2030 तक जन्म दर को 1.9% तक लाना। और अभी चाइना ने भी 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया है। वैसे जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है पॉपुलेशन डे। तो कब मनाया जाता है? तो याद रखना, 1 और 11 ओ मेरे यारा, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, 2025 को ही और किसका लक्ष्य है हमारा? टीबी को खत्म करने का। मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। बताइए, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए 1.3 अरब डॉलर का समझौता किया? तो आंसर होगा नेपाल के साथ में। तो भारत की जो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, उसने नेपाल में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण करने के लिए समझौता किया है। और कितने का ये समझौता हुआ? 1.3 अरब डॉलर का। किस नदी पे? अरुण नदी पे। अच्छा, नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है। यहीं पे आपको सार्क का हेडक्वार्टर मिलेगा। अभी यहाँ पे नए बने हैं प्रधानमंत्री, क्या नाम है? शेर बहादुर देउबा। प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी है। अच्छा, अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे, वहां पे एक प्रश्न पूछा गया था, तुलबुल परियोजना ये किस नदी पर है? ये है झेलम नदी पे, जम्मू कश्मीर में। और नेपाल के साथ कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज करते हैं। और जो माउंट एवरेस्ट है, इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। फिर बताइए, विकास इंजन ये किस संगठन से संबंधित है? तो आंसर होगा इसरो से। तो अभी इसरो ने गगनयान मिशन के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण कर लिया है। और इसी इंजन की मदद से इस गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो याद रखना, इस इंजन का नाम क्या है? विकास है। और गगनयान मिशन आप जानते हो, ये भारत का पहला अंतरिक्ष मानव मिशन है। और इस गगनयान मिशन को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा? तो GSLV MK3। आपको आदित्य L1 मिशन याद है क्या? सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजेगा इसरो इसको। और इसरो ने जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, उसमें लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान। और आपका 2000 रुपए का जो करेंसी नोट होता है ना, उस पर किसका चित्र अंकित है? मंगलयान का।
मंगलयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV-C25। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। फिर बताइए भी किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो बोनालू ये पारंपरिक लोक उत्सव है जो हर साल तेलुगु में आषाढ़म महीने यानी कि जून जुलाई में पड़ता है ये। और इस बोनालू उत्सव को सन 2014 में जब तेलंगाना राज्य बना था ना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव, उनके नेतृत्व वाली सरकार ने इसे राज्य उत्सव घोषित किया था। तो एक प्रश्न तो आपको यही बन जाता है कि किस वर्ष इसे राज्य उत्सव घोषित किया गया? तो आंसर होगा 2014 में। ये एक हिंदू उत्सव है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है और हर साल मानसून आगमन के साथ ही इसे मनाया जाता है। ये है बोनालू उत्सव। इसमें बोनम का मतलब हो जाता है भोजन, जो कि देवी को भेंट किया जाता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव फेस्टिवल्स मैं आपको बताता हूं जो अभी न्यूज में रहे थे, जैसे कि धानु जात्रा पर्व, इसका संबंध किससे है? उड़ीसा से, उड़ीसा में मनाया जाता है। इस तरह से ही प्रश्न आते हैं, जैसे कि बाली यात्रा पूछ ले आपसे, नुआखाई महोत्सव पूछ ले आपसे, तो इन सब का संबंध है आपका उड़ीसा से, उड़ीसा में मनाए जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछ लिया मान लो खीर भवानी मेला, ये किस राज्य में या यूनियन टेरिटरी में मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। उसी तरह से याद रखना, खर्ची पूजा की बात करेंगे तो इसका संबंध है त्रिपुरा से। चापचारकुट महोत्सव ये होता है कहाँ पे? मिजोरम में। और एक पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी याद रखो, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए केवल हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है तो नागालैंड आंसर कर देना। और अगर पूछा जाए पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल तो अरुणाचल प्रदेश। बाकी अंबुबाची का मेला ये लगता है कामाख्या देवी के मंदिर में, जो कि है कहाँ पे? असम में। गुड़ी पड़वा यानी कि नव वर्ष का आरंभ ये होता है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नमस्ते ओरछा महोत्सव आपने सुना होगा, ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। एक फगली महोत्सव भी याद रखो, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फूल देई महोत्सव ये होता है उत्तराखंड में। और अट्टुकल पोंगल त्योहार भी याद रखो, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये केरल में आयोजित किया जाता है, केरल में मनाया जाता है। और केरल से आपको मकर विलक्कू भी याद रखना है, इसका संबंध भी आपका केरल से ही है। केरल में आपको सबरीमाला मंदिर भी मिल जाएगा, वहीं पे ये मकर विलक्कू मनाया जाता है, तो ये याद रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ एक वर्चुअल समुद्री अभ्यास TTX 2021 का आयोजन किया? तो आंसर होगा श्रीलंका और मालदीव के साथ में। तो अभी भारत, श्रीलंका और मालदीव के शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने एक वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास जिसका नाम है TTX 2021 का आयोजन किया। और ये जो अभ्यास था ये समुद्री अपराधों जैसे कि नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाने, क्षेत्र में समुद्री खोज और बचाव में सहायता पर केंद्रित था। और इसे मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर मुंबई के द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया। अब एक्सरसाइजेस की बात है तो कुछ मैं आपको रिवाइज करा दूं, जो हमेशा मैं आपको कराता हूं उसी सीक्वेंस में, देखो याद रखने में आसानी रहेगी आपको। जैसे कि खंजर एक्सरसाइज की बात करेंगे तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था इसी साल, ये कहाँ पे? बिश्केक में। संप्रीति नाम का एक्सरसाइज हम करते हैं बांग्लादेश के साथ में। सूर्य किरण नाम का एक्सरसाइज करते हैं हम नेपाल के साथ में। फ्रांस के साथ इसी साल डेजर्ट नाइट नाम का एक्सरसाइज किया था हमने राजस्थान में। वैसे फ्रांस के साथ हम वरुण भी करते हैं, गरुड़ भी करते हैं और शक्ति भी करते हैं, लेकिन गरुड़ शक्ति को जोड़ोगे तो बन जाएगा गरुड़ शक्ति, जो हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ में। जबकि मित्र शक्ति हम किसके साथ करते हैं? श्रीलंका के साथ में। श्रीलंका के साथ तो हम स्लाइनेक्स नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं, और स्लाइनेक्स से आपको याद आएगा सिम्बैक्स जो हम करते हैं सिंगापुर के साथ में। और मित्र से आपको याद आएगा मैत्री हम करते हैं थाईलैंड के साथ में। और शक्ति से आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आना चाहिए, ऑपरेशन शक्ति। ये दूसरा भारतीय परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में। पहला कौन सा था? स्माइलिंग बुद्धा था जो 1974 में हुआ था। बाकी मालदीव के साथ कौन सा करते हैं? एक्वेरिन करते हैं। जापान के साथ एक तो धर्मा गार्जियन करते हैं और जिमेक्स भी करते हैं। काजिंद हम करते हैं कजाकिस्तान के साथ में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, ये आप ध्यान रखना। वैसे यूएसए के साथ इस साल हमने 2 किए, वो भी आपको याद होगा। एक तो वज्र प्रहार जो कि हिमाचल प्रदेश के बकलो में की है, और एक युद्ध अभ्यास जो कि राजस्थान में की है, ये भी ध्यान रख लो। वैसे हम यूएसए के साथ टोटल 4 करते हैं, 2 तो मैंने आपको बता दिया, और 2 कौन सी है? टाइगर ट्रियम्फ जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, और एक कोप इंडिया नाम की एक्सरसाइज भी हम करते हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्थापित किए जा रहे नए क्वाड ग्रुप में कौन से देश शामिल होंगे? तो आंसर होगा यूएसए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो एक जो क्वाड ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है वो तो आप जानते हो, जिसमें इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। और ये क्वाड ग्रुप क्यों बनाया गया था?
हिंद प्रशांत में चीन की चुनौती से मुकाबला करने के लिए। तो अब इसी की सफलता को देखते हुए एक नया क्वाड ग्रुप बनाया गया है क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने के लिए और अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए। और इसमें कौन कौन से देश होंगे? यूएसए होगा, अफगानिस्तान होगा, पाकिस्तान भी होगा और उज्बेकिस्तान भी होगा। और अफगानिस्तान इसमें फोकस देश होगा। अच्छा, उज्बेकिस्तान से आपको याद आता है, अभी हमने इसके साथ एक एक्सरसाइज किया था रानी के खेत में। कौन सा? डस्ट लेक 2, उत्तराखंड के रानी खेत में किया था, याद रखना ये।